हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है हिंदी से। 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। इसको हम आगे इसी तरह इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी भी कवर करेंगे, है ना। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम लगे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री डाउनलोड करें। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान, है ना, और रिक्त स्थान दिया गया है और किस वर्ग का है, तो रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुनना है। तो हमारा ढा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टा वर्ग का चौथा है। अच्छा, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो टा वर्ग हमारा किसके अंतर्गत आता है, मूर्धा के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। क्या पूछा गया है, दंत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ता वर्ग हमारा दंत से संबंधित है, कौन सा नहीं है, टा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है बल्कि यह क्या है, मूर्धा है। शेष ता वर्ग के व्यंजन दंत कहलाते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है। देखिए का हो गया हमारा कंठ, तो ये नहीं है। छा हो गया तालु और पा हो गया ओष्ठ, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, ता। आगे दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो कौन सा इसमें दंत वर्ण है। देखिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ता। दिए गए विकल्पों में ता दंत वर्ण है, ता वर्ग के सभी वर्ण दंत हैं। या वर्ण और चा वर्ग के सभी क्या कहलाएंगे, तालु के अंतर्गत आएंगे। ऊ जो है ये ऊ किस में आएगा, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से दंत ध्वनि है कौन सी। देखिए अब इसमें ता नहीं दिया गया, ता वर्ग के अलावा भी दो ऐसे व्यंजन हैं जो किसमें दंत के अंतर्गत आते हैं, जैसे ला हो गया और सा हो गया। देखिए देख लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ला दंत ध्वनि है। देखिए आगे दिया गया है, थ्योरी देखेंगे कि मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ना, मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण दिया गया है। उच्चारण स्थान है और व्यंजन है। तो देखिए कंठ से क्या बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं का वर्ग और इसके साथ हा तथा विसर्ग शामिल होते हैं। तालु से क्या बोले जाते हैं, तालु से चा वर्ग है, इसके साथ दो हैं या और शा। आगे मूर्धा में टा वर्ग और इसके साथ दो व्यंजन और हैं, रा और शा, खटकोड़ वाला। दंत में तावर्ण शामिल है और इसके साथ दो व्यंजन हैं, ला और शा। ओष्ठ का हो गया पावर्ग, और जो दंत तथा ओष्ठ दोनों से बोला जाता है वह कौन सा है, वह वा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पा, फा, बा, भा, मा, ये जो व्यंजन हैं इनके बारे में बताया गया। कंठ हैं, तालव्य हैं, दंत हैं या ओष्ठ हैं। तो पावर्ग किस में आएगा, पा आएगा ओष्ठ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी का डिटेल दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की बा ध्वनि है, तो बा किसके अंतर्गत आता है, पा, फा, बा किस में आएगा, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है कि वा का उच्चारण स्थान पूछा गया। तो अभी हमने देखा कि वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है वह क्या कहलाएगा, वा कहलाता है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। इस तरह इसके क्वेश्चन बनते हैं ना, तो कौन सा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग में कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी, ये किस में आएगा, ये ता वर्ग में आएगा। ठीक, टा में नहीं ता में आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ एक बार इनको भी देखते चलेंगे तो हमारी थ्योरी कवर होती जाएगी। देखिए दिए गए वर्णों में
ये जो वर्ण है टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया। जैसे का है तो का वर्ग, चा है चा वर्ग, टा है टा वर्ग, ता है ता वर्ग, पा है पा वर्ग। इसके साथ 5 वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया। तो ये जितने भी व्यंजन हैं क्या कहलाते हैं? इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब देखिए हमें बताना, अभी हमने ऊपर देखा कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से देखिए इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन अभी हमने देखा कि 5 वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो का, टा, चा हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ गए। डी हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। या वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि यह क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। क्या क्वेश्चन है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, का, चा, पा, दा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए ये सब स्पर्श अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बताना। स्पर्श व्यंजन है गा, जा, सा, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे और वह हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। कौन से? या, रा, ला और वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि दिए गए व्यंजनों में वाह क्या है? अंतस्थ व्यंजन था, अभी हमने देखा है ना। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है वे वर्ण या व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से हैं? या जो तालव्य से बोला जाता है, या, रा मूर्धन्य, ला दंत, व दंत और ओष्ठ दोनों 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें से या और वा को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, या हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह व्यंजन है क्या? क्या किसके अंतर्गत आएगा? तो या, रा, ला और वह हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, अब डिटेल दिया गया है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो तीनों सा और हा हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। महाप्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा, है ना। दूसरा और चौथा, मान लीजिए का वर्ग का हम देखते हैं तो का में दूसरा हो गया हमारा खा और चौथा हो गया हमारा घा। ठीक। अघोष वर्ग, तो अघोष कहलाते हैं वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, मान लीजिए का और खा तथा साथ में तीनों सा शामिल होंगे, यह अघोष व्यंजन कहलाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा कि या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। जबकि ऊष्म व्यंजन देखे जाएं तो तीनों सा और हा किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं और स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 25 होती है। अयोग वाह में अंक और आह शामिल होते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए व्यंजन दिया गया है और व्यंजन का वर्गीकरण दिया गया है कि किसके अंतर्गत कौन आएंगे। तो या, रा, ला, वा हमने देखा किसके अंतर्गत आएंगे। तो या, रा, ला हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चा, छा, जा, झा स्पर्श व्यंजन तथा तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ पूछ लिया जाए कि छ, त्र, ज्ञ और स्रा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो अभी हमने देखा ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो तीनों सा और हा जिसमें शामिल हो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ 4 हो गए और ऊष्म 4 हो गए, तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण टोटल कितने होंगे? 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया है कि अंतस्थ व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 8। हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियां पूछी जाए तो 52 हैं, जिनमें 4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा हो गया और तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दिया गया कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं और उनके योग से निर्मित व्यंजन जो नया बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन से? छा से क्षत्रिय, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो आधा का और शा खटकोड़ वाला मिलकर क्या बनेंगे? छा बनता है। आधा ता और रा मिलकर त्रा बनते हैं। और ज्ञा में आधा जा और इया मिलकर ज्ञा बनते हैं। और श्रा में आधा शा और रा मिलकर श्रा बनते हैं। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्र, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फा संयुक्त व्यंजन नहीं है, फा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण किसके योग से बनता है? आधा का और शा के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला है छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो छा किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो आधा जा और का पंचम वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? ज्ञा बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह होते हैं। जो एक बिंदी होती है इसे अनुस्वार तथा विसर्ग में 2 बिंदियां होती है उसे अयोगवाह कहते हैं। अब पूछा जाए कि अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? अर्थात योग ना होने पर भी जो साथ में रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। ये ध्वनियां ना तो स्वर और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इसीलिए इन्हें अयोगवाह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन इसमें का वर्ग का पंचम वर्ण नासिक